हेलो एंड वेलकम बैक। आई एम सोनू सर फ्रॉम द सनशाइन एकेडमी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सनशाइन एकेडमी पर। ठीक है, आज मैं बात करूंगा एक बहुत ही सुंदर सी टॉपिक की, एक छोटी सी बात को लेकर, जिसका मैं नाम लिख दूं शायद अपने आप में सब्जेक्ट। क्या लिख दूं? सब्जेक्ट। बात क्लियर हुई? सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट आखिर होता क्या है, वो सब बात करूंगा मैं जस्ट अभी 2 मिनट आगे। अब हुआ क्या कि बात सब्जेक्ट पढ़ने की नहीं है, बात है कि सब्जेक्ट तक पहुंचा कैसे जाए। अगर मैं बात करूं इंग्लिश लैंग्वेज की, किसकी? इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज आराम से एक एक चीज को समझना, बिल्कुल एकदम अंग्रेजी भाषा का बेसिक कॉन्सेप्ट। मैंने इंग्लिश के आगे लिखा क्या? अपने आप में लैंग्वेज, सब्जेक्ट नहीं लिखा। अब आज के बाद अपने मन से गलत फहमी निकाल देना कि इंग्लिश एक सब्जेक्ट है। नहीं सर, इंग्लिश अपने आप में क्या है? एक लैंग्वेज। इंग्लिश को लैंग्वेज की तरह पढ़ो, ना कि सब्जेक्ट की तरह। बात क्लियर हुई? तो इंग्लिश लैंग्वेज का अगर मैं जन्म देखने का प्रयास करूं, इंग्लिश लैंग्वेज आई कहां से? कोई भी लैंग्वेज, इस दुनिया की कोई भी भाषा, तो कहां से आई? साउंड से। कहां से आई सर? साउंड से। अब इसी साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे जरूरत पड़ी लेटर्स की। बात क्लियर हुई? यदि मैं 2 या 2 से अधिक लेटर्स को एक साथ रख दूं, एक रखा जी और एक रखा गो, तो बन गया अपने आप में क्या? वर्ड। लेटर से क्या बना? वर्ड। आराम से समझना, एकदम बेसिक से बिल्कुल। लेटर से बन गया वर्ड। अगर मैं 2 वर्ड्स को एक साथ रख दूं, जैसे मैंने लिखा टेक केयर, अगर मैं 2 वर्ड्स को एक साथ रख दूं तो ये बन गया अपने आप में क्या? फ्रेज। क्या बन गया? फ्रेज। ये सारी बातें मैं लास्ट वीडियो में, जो फर्स्ट वीडियो थी, मैं उसमें कर चुका हूं। तो कैसे लेटर से कैसे साउंड आया, किस तरह से लेटर्स बना, कैसे वर्ड बना, कैसे फ्रेज बना, अगर वो वीडियो किसी ने नहीं देखी हो तो जाकर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक हुई बात? तो लेटर से बना वर्ड, वर्ड से बना फ्रेज, और फ्रेज से बढ़कर, फ्रेज से बड़ा यदि मैं इसको कह सकूं तो क्या कह दूंगा? सेंटेंस। क्या कहूंगा? सेंटेंस। सर फ्रेज और सेंटेंस में अंतर क्या है? तो मैंने लिखा फ्रेज अपने आप में होता है क्या? इनकम्प्लीट। क्या होता है? इनकम्प्लीट मीनिंग। फ्रेज अपने आप में क्या है सर? इनकम्प्लीट मीनिंग। और जबकि सेंटेंस का यदि मैं डेफिनेशन देखने का प्रयास करूं तो क्या है सर? कंप्लीट मीनिंग। तो यही दोनों में क्या है? डिफरेंस है। बात क्लियर हुई? तो कंप्लीट मीनिंग। यदि मैं इस सेंटेंस को देखने का प्रयास करूं तो सेंटेंस में मुझे दिखाई देता है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर दिखाई देता है वर्ब, और दिखाई देता है क्या? अदर वर्ड। बात क्लियर हुई? कोई भी सेंटेंस इस दुनिया का, किसी भी भाषा का, चाहे हिंदी भाषा हो, चाहे इंग्लिश भाषा हो, चाहे एनी अदर लैंग्वेज ऑफ दिस वर्ल्ड, कोई भी सेंटेंस को होने के लिए क्या चाहिए? सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड। सब्जेक्ट का मतलब तो समझते ही हो, सब्जेक्ट। अब वो क्या समझते हो बचपन से, मैं अभी जस्ट बताऊंगा। वर्ब को यदि मैं कह सकूं तो 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट मैंने लिखा हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मैंने लिखा मेन वर्ब। क्या लिखा? फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मेन वर्ब। यदि मैं इस ऑब्जेक्ट को, अदर वर्ड को देखने का प्रयास करूं तो इसमें होता है ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट, किसी भी सेंटेंस का कंप्लीमेंट। बात क्लियर हुई? कॉम्प्लीमेंट यानी कंप्लीमेंट, कंप्ली में कंप्लीट यानी पूरक। तो सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, अदर वर्ड यानी ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट या अदर वर्ड, जो भी है ETC। बात क्लियर हुई? अब इसी सेंटेंस को मैंने देखा तो मुझे मिला, सबसे पहले कौन मिला? बोलकर सुना दो। सब्जेक्ट। और आज मैं इसी बात की बात करूंगा। क्या? किसकी? सब्जेक्ट की। आखिर सब्जेक्ट होता क्या है? सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? शुरू से ही हम सब्जेक्ट का मतलब समझते आए कर्ता, और कर्ता यानी, और मास्टर जी ने कहा बेटा सब्जेक्ट का मतलब कर्ता और कर्ता का मतलब काम करने वाला। ठीक है, हो सकता है सही हो। यहां तक अभी कॉपी करो, टेक योर टाइम। अब देखो किस तरह से मैं इंग्लिश लैंग्वेज से अपने आप को बात करते करते कहां ले आया? सब्जेक्ट तक। बात क्लियर हुई? अब देखो
बचपन से ही क्या होता रहा कि सब्जेक्ट का मतलब टीचर्स बताते रहे, अलग अलग टीचर्स हमारी क्लास में आए और डिफाइन करना शुरू कर दिया कि बेटा सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, ठीक हुई बात, सब्जेक्ट का मतलब कर्ता। फिर और टीचर आए, धीरे धीरे हम आगे बढ़े तो और टीचर आए, उन्होंने कहा बेटा कर्ता का मतलब काम करने वाला, ठीक हुई बात। अभी जस्ट मैं धज्जियां उड़ाने वाला हूं स्कूल की, कर्ता, कर्ता का मतलब काम करने वाला, ठीक है। इस तरह से उन्होंने सब्जेक्ट को डिफाइन करने का प्रयास किया। अब मैं इसी गलतफहमी को दूर करने के लिए एक छोटा सा सेंटेंस लिख रहा हूं और बताना सब्जेक्ट है या नहीं। मैंने लिखा तुम्हें पीटा जाता है, आराम से समझना, तुम्हें पीटा जाता है। अब देखो मैंने कहा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, और कर्ता कहां मिलता है सर? सेंटेंस के शुरू में, क्योंकि रटी रटाई बात है, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं है। मैं आज जो दे रहा हूं वो है कॉन्सेप्ट, बिल्कुल एकदम बेसिक जड़ दे रहा हूं तुमको इंग्लिश की, कि आखिर अंग्रेजी शुरू कहां से हुई। तो तुम्हें पीटा जाता है, सब्जेक्ट यानी कर्ता, सर कर्ता, और कर्ता का मतलब बचपन से क्या समझे? काम करने वाला। अब बताओ काम करने वाला, मैंने लिखा तुम्हें पीटा जाता है, इसमें सर बोलकर सुनाता सब्जेक्ट कहां है? बोलो सर, बोलोगे तुम्हें। अब बताओ तुम्हें सब्जेक्ट है, बोलोगे सर हाँ, क्योंकि बचपन से पढ़ाई सब्जेक्ट यानी कर्ता, कर्ता यानी काम करने वाला। तो अब बताओ तुम्हें पीटा जाता है। अब बताओ तुमको कोई पीट रहा है तो तुम काम कर रहे हो, बोलो नहीं, बोलोगे सर नहीं। बताओ तुम खुद को खुद ही मार रहे हो, ऐसा तो नहीं खुद को खुद ही मार रहे हो, तो बोलोगे सर नहीं। फिर भी यह सब्जेक्ट है, बोलोगे सर हाँ, क्योंकि सेंटेंस गलत भी नहीं है, सेंटेंस एकदम क्या है? राइट। आखिर वजह क्या है इसके राइट होने की? ऐसी क्या वजह है जिससे सेंटेंस राइट हो गया? क्योंकि सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, और कर्ता यानी काम करने वाला। अब तुम्हें पीटा जाता है, तुम्हें यानी तुम तो क्या है? चुपचाप बैठे हो, रिसीव कर रहे हो मार को। पीट रहे हैं तुम्हारे पापा जी, पीट रहे हैं तो तुम क्या कर रहे हो? रिसीव कर रहे हो मार को आराम से। तो तुम काम थोड़ी कर रहे हो, काम तो कोई और कर रहा है, काम तो कोई और कर रहा है। और कौन? कोई भी एनी अदर पर्सन। तो तुम्हें पीटा जाता है, फिर भी ये क्या है अपने आप में? सब्जेक्ट। फिर भी अपने आप में क्या है? सब्जेक्ट। बात क्लियर हुई? और सेंटेंस एकदम राइट भी है। अगर मैं इस डेफिनेशन के हिसाब से पढ़ूं और स्टार्ट करना शुरू करूं तो सब्जेक्ट यानी कर्ता और कर्ता यानी काम करने वाला। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से तो सेंटेंस ही अपने आप में क्या हो गया? एकदम गलत हो गया, लेकिन फिर भी एकदम राइट। क्या है राइट? तो वजह जानते हैं, लॉजिक जानते हैं, जो भी पढ़ो रीजन के साथ पढ़ो, आजीवन खुश रहोगे। ठीक है, कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं। अब देखो मैंने लिखा सब्जेक्ट, मैंने लिखा सब्जेक्ट, आराम से समझना। जो चीज सब्जेक्ट हो सकती है, अब सब्जेक्ट होता क्या है? मैं एक बात बोल रहा हूं बेटा, नाउन क्या होता है? नाउन। और नाउन क्या है? इस दुनिया की हर चीज क्या है? नाउन। और जो नाउन है वो क्या हो सकती है? सब्जेक्ट हो सकती है। और जो सब्जेक्ट हो सकता है वही क्या बन सकता है? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या बन सकता है? ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। इतना सब जानते हैं, अगर नहीं जानते तो मैं आगे बताऊंगा अभी जस्ट थोड़ा सा आगे। तो सब्जेक्ट क्या बन सकता है? ऑब्जेक्ट। सर बोलोगे कैसे बन गया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट? जैसे मैंने लिखा ही ईट्स फूड, ही ईट्स फूड। यदि मैं इस ही को देखूं तो ये अपने आप में क्या है? सब्जेक्ट। ईट्स को देखूं तो ये अपने आप में क्या है? वर्ब। और फूड को देखूं तो अपने आप में क्या है? ऑब्जेक्ट। सर या इसे अदर वर्ड भी बोल लो, ठीक हुई बात। तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब मैंने क्या किया? इसको चेंज कर दिया, थोड़ा सा वॉइस में ले लिया, इसको वॉइस में चेंज कर दिया। तो क्या बन गया? फूड इज ईटन बाई हिम। अब बताओ ये जो हिम है, ये जो ही है, इसी का ही रूप है नहीं ऑब्जेक्टिव केस? ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम है या नहीं? बोलोगे सर हाँ। तो जो सब्जेक्ट हो सकता है वो एक सेंटेंस में क्या हो सकता है? ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। जो ऑब्जेक्ट हो सकता है, बोलो फूड ऑब्जेक्ट था या नहीं? बोलोगे सर हाँ। तो फूड अब यहाँ क्या बन गया? सब्जेक्ट।
बात क्लियर हुई। तो इस तरह जो सब्जेक्ट हो सकता है वो क्या बन सकता है, ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट हो सकता है वो सब्जेक्ट भी बन सकता है। जैसे कि फूड, अब यहाँ पर किसका रोल कर रहा था, ऑब्जेक्ट का, यहाँ किसका रोल किया, सब्जेक्ट का। अब देखो इस सेंटेंस को पढ़ो कि फूड इज ईटन, फूड भोजन, खाना खाया जाता है, बाय हिम उसके द्वारा, खाना उसके द्वारा खाया जाता है। अब बताओ यहाँ सब्जेक्ट क्या है, बोलोगे सर फूड। अब फूड का मतलब काम करने वाला, करता है नहीं काम करने वाला, तो सेंटेंस क्या होना चाहिए था, ये गलत होना चाहिए था, लेकिन फिर भी सेंटेंस क्या है, राइट है। आखिर वजह क्या है, तो वजह वही है कि सब्जेक्ट का मतलब करता, और करता है नहीं काम करने वाला। तो बेटा ध्यान रखना आजीवन कि सब्जेक्ट का मतलब करता नहीं होता, और करता है नहीं काम करने वाला नहीं होता। तो बात क्लियर हुई। तो फूड इज ईटन, अब देखो यहाँ सब्जेक्ट है फिर भी सेंटेंस राइट है, तो फूड इज ईटन। अब बताओ खाना, अब जब कोई व्यक्ति खाना खा रहा है तो खाना खुद उसके मुंह में जाता है, बोलोगे सर नहीं, तो वो कोई उठाकर खाता है ना, कोई इसको है नहीं अदर पर्सन, काम तो कोई और कर रहा है खाने के ऊपर। तो इस तरह से फिर भी ये क्या है, सब्जेक्ट। तो आखिर वजह क्या है, जस्ट आगे बताऊंगा, नोट कर लो, टेक योर टाइम। अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ा दूं। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है, कहानी को थोड़ा सा आगे ले चलो। तो सब्जेक्ट का मतलब करता। अगर मैं इस डेफिनेशन को यहाँ तक देखने का प्रयास करूं करता तक, तो हो सकता है कि कुछ हद तक सही हो, क्योंकि सब्जेक्ट का मतलब करता ही होता है। लेकिन करता का मतलब बचपन से एक ही चीज पढ़ाई कि काम करने वाला, तो काम करने वाला बिल्कुल नहीं होता। क्यों नहीं होता, जस्ट पता लग चुका है, काम करने वाला सब्जेक्ट नहीं होता। सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, चाहे वो काम करने वाला हो चाहे वो काम नहीं करने वाला हो। तो सब्जेक्ट इज सब्जेक्ट। तो अब देखो सब्जेक्ट, मैंने लिखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आखिर है क्या, तो सब्जेक्ट इस दुनिया में, ध्यान रखना, इस दुनिया में सब्जेक्ट दो तरह का होता है। अभी तुम्हारी जस्ट धज्जिया उड़ा दूंगा इस रूल की, सब्जेक्ट यानी करता, करता यानी काम करने वाला। तो सब्जेक्ट दो तरह का होता है। अब देखो, एक सब्जेक्ट वो होता है जो लिविंग हो, क्या हो, लिविंग हो, और एक सब्जेक्ट वो होता है जो क्या हो, नॉन लिविंग। क्या हो सर, नॉन लिविंग। बात क्लियर हुई। जो सब्जेक्ट लिविंग होगा वो डूअर होगा कितने परसेंट, 90%। क्या होगा, 90%। वो डूअर, डूअर का मतलब काम करने वाला। जो सब्जेक्ट लिविंग होगा वो डूअर होगा 90%, और जो सब्जेक्ट नॉन डूअर, नॉन लिविंग होगा वो नॉन डूअर होगा कितने परसेंट, 90%। अब ध्यान देना, जो इस दुनिया में चीजें, जितनी भी चीजें जिंदा हैं जो चल फिर सकती है, वो 90% काम करती ही करती हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि वो नॉन डूअर बन जाती हैं। लिविंग चीज बहुत कम ऐसा होता है कि वो नॉन डूअर बन जाती है। बहुत कम ऐसे केस में, वो कितने परसेंट केस होते हैं, 10% केस। लिविंग चीज पर बहुत ही कम ऐसा चांस होता है कि काम उन पर कोई और करता है, जबकि लिविंग 90% अपना काम खुद करती ही करती है। जबकि नॉन लिविंग चीजों पर काम हमेशा कोई और करता है, यानी नॉन लिविंग जो होगा वो 90% क्या होगा, नॉन डूअर होगा। क्या होगा, नॉन डूअर होगा। केवल डूअर, यदि मैं डूअर की बात करूं तो नॉन लिविंग केवल डूअर ही कितने परसेंट होगा, 10%। बहुत कम चांस ऐसा होता है कि नॉन लिविंग चीज खुद काम करे, जबकि अधिकतर चांस में, अधिकतर बार नॉन लिविंग वस्तुओं के ऊपर, चीजों के ऊपर काम कोई और करता है। वो कौन करता है, लिविंग चीज। ध्यान रखना, आराम से बारीकी से समझना, ठीक है। जो इस दुनिया में चीजें जितनी भी जिंदा है वो अपना काम 90% करती ही करती हैं। जो निर्जीव है, लिविंग यानी सजीव, और नॉन लिविंग यानी जिसमें जान नहीं है यानी निर्जीव। जो निर्जीव चीजें हैं वो 90% काम नहीं करती, केवल 10%, बहुत कम रेयर चांस होते हैं कि वो काम करे ही करे, ठीक है। तो जो लिविंग होगा, जो लिविंग होगा और वो डूअर भी होगा, तो जो लिविंग है और वो डूअर है, यदि किसी सेंटेंस में कोई भी लिविंग, जैसे मैंने लिखा राम इज रनिंग, आराम से समझना,
राम इज रनिंग। अब बताओ राम अपने आप में क्या है? सब्जेक्ट। अब बोलो सर कैसा सब्जेक्ट? बोलो लिविंग है या नहीं? बोलोगे सर हाँ। बोलो डूअर है या नहीं? बोलोगे सर हाँ। कैसे भाई? काम कर रहा है, हाथ पैर चला रहा है, तभी तो वो भाग रहा है। राम इज रनिंग, राम दौड़ रहा है। अगर वो हाथ पैर नहीं चलाएगा तो भागेगा कैसे? तो राम इज रनिंग, बोलो दौड़ रहा है नहीं, हाथ पैर काम कर रहा है नहीं, तो जो सब्जेक्ट लिविंग है वो डूअर भी होगा, तो जो लिविंग है वो डूअर है। तो इसी सेंटेंस को तुम बोलना किसका सेंटेंस? टेंस का सेंटेंस। किसका सेंटेंस? टेंस का सेंटेंस। आज आराम से समझो। और इसी सेंटेंस को मैंने एक अलग से अपना नाम दिया। क्या नाम दिया? एक्टिव सेंटेंस। क्या नाम दिया? एक्टिव सेंटेंस या एक्टिव सब्जेक्ट। बात क्लियर हुई? एक्टिव सब्जेक्ट भी बोल सकते हो तुम, है ही सब्जेक्ट बोलोगे क्या? तो एक्टिव सब्जेक्ट, इसी तरह के सेंटेंस को, इसी तरह के सब्जेक्ट को एक्टिव सब्जेक्ट यानी टेंस का कहना। और जबकि नॉन लिविंग, जो चीज नॉन लिविंग होगी, जो चीज निर्जीव होगी, वो काम भी नहीं करेगी, केवल 10% ही काम करती है। अब जो चीज नॉन लिविंग है और नॉन डूअर है, तो उसे ही नाम देना क्या? पैसिव सब्जेक्ट। क्या नाम देना? पैसिव सब्जेक्ट। क्या नाम देना सर? जरा बोलकर सुना दो। पैसिव सब्जेक्ट या पैसिव सेंटेंस। इसी का दूसरा नाम मैं लिख दूं पैसिव सेंटेंस। सेंटेंस तो मैं लिखूंगा ही जस्ट नीचे। तो जो नॉन लिविंग है, जो नॉन डूअर है, उसे ही मैंने कहा पैसिव सेंटेंस। और जो नॉन लिविंग, जो लिविंग है और डूअर है, उसे कहा मैंने टेंस का सेंटेंस। तो इसी को तुम कहना वॉइस का सेंटेंस। इसे नाम देना तुम वॉइस का सेंटेंस। अब बताओ बचपन से पढ़े हो या नहीं? पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस पढ़े हो ना, पैसिव वॉइस। तो उसी को मैंने कहा पैसिव वॉइस। अब ध्यान रखना, पैसिव वॉइस की पहचान कैसे करोगे? कैसे पहचानोगे सर ये एक्टिव सेंटेंस है या पैसिव वॉइस है? तो देखो, अब मैंने कहा पेन इज ब्रोकन। अब बताओ ये जो पेन है, ये जो पेन है, ये नॉन लिविंग है या लिविंग है? बोलोगे सर नॉन लिविंग। मैंने कहा पेन टूट गया। बताओ इसने काम, पेन ने खुद काम किया अपने आप को तोड़ने का? बोलोगे सर नहीं, काम तो कोई और कर रहा है, किसी ने तोड़ा होगा जरूर, ऐसा तो नहीं खुद ने खुद को तोड़ लिया। तो ये नॉन लिविंग और साथ साथ नॉन डूअर। जब नॉन लिविंग और नॉन डूअर हो तो इसे ही मैंने कहा पैसिव वॉइस। ठीक हुई बात? तो पेन इज ब्रोकन, पेन टूट गया, तो पेन खुद ने खुद को तोड़ा? बोलोगे सर नहीं, तो इसे ही मैंने कहा पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस की आजीवन एक बात ध्यान रखना, फैक्ट मन में, पैसिव वॉइस की एक खासियत है कि ये हमेशा V3 लेता है। क्या लेता है? V3। V3 का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, और साथ में अपने साथ कोई एक्सिलरीज वर्ब जरूर लेता है। ये ध्यान रखना पैसिव वॉइस। जबकि ये जो ये वाला सेंटेंस है टेंस का, ये V1 भी हो सकता है, V2 भी हो सकता है, V3 भी हो सकता है, V4 भी और V5 भी। एनी काइंड ऑफ फॉर्म, किसी भी वर्ब की फॉर्म में सेंटेंस हो सकता है, लेकिन यहाँ केवल एक ही वर्ब की फॉर्म में होगा, एक्सिलरीज वर्ब प्लस V3। बात क्लियर हुई? नोट कर लो, टेक योर टाइम। अब देखो मैंने कहा सब्जेक्ट, तो आज के बाद अब गलतफहमी दूर हो गई कि सब्जेक्ट का मतलब काम करने वाला नहीं हो सकता। इस दुनिया में जितनी भी चीजें, जितनी भी तुम, जिनके बारे में तुम सोच सकते हो, जिनको तुम फील कर सकते हो, जिनको तुम देख सकते हो, वो सब्जेक्ट हो सकती है। अब ये बात अलग है कि वो किस तरह का सब्जेक्ट है, एक्टिव सब्जेक्ट है या पैसिव सब्जेक्ट। बात क्लियर हुई? तो कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं। अब देखो, अब ये तो हुआ कि सब्जेक्ट की जड़ पे काम कर लिया, थोड़ा सा सब्जेक्ट का एडवांस। अब आखिर सब्जेक्ट होने के लिए, अब मुद्दा यह है कि सब्जेक्ट होने के लिए आखिर ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो सब्जेक्ट हो सकती हैं। ठीक है, तो बात करते हैं उन्हीं पर। अब मैंने एक बात कही थी कि जो सब्जेक्ट हो सकता है वो बन सकता है क्या? बोलकर सुना दो, ऑब्जेक्ट। बात क्लियर हुई? तो जो सब्जेक्ट हो सकता है वो क्या बन सकता है? ऑब्जेक्ट। और जो ऑब्जेक्ट हो सकता है वो क्या बन सकता है? सब्जेक्ट। अब मुद्दा ये नहीं कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट कब बनेगा। सब्जेक्ट वो सेंटेंस में अपनी अपनी पोजीशन के हिसाब से डिपेंड करता है। तो सब्जेक्ट हो सकता है वो ऑब्जेक्ट। अब मुद्दा ये है कि आखिर ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो सब्जेक्ट का काम कर सकती हैं। तो मैंने लिखा, सबसे पहले एक वर्ड लिख दिया नाउन।
क्या लिख दिया? वर्ड। और उस वर्ड को मैंने लिखा नाउन। क्या लिखा? नाउन। यानी कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होने के लिए सबसे पहले तुम किसको ढूंढना? नाउन को। किसको ढूंढना? नाउन को। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा, मोहन इज अ गुड बॉय। मोहन इज अ गुड बॉय। अब बताओ इसमें सब्जेक्ट क्या है? बोलोगे सर मोहन कैसे पहचाना? अब देखो काम करने वाला, ये मत देखो, बचपन से ही गलतफहमी है कि सब्जेक्ट शुरू में मिलता है। सब्जेक्ट कहीं भी हो सकता है, सब्जेक्ट कहीं भी हो सकता है। जैसे कि मैं अभी लिख दूं एक सेंटेंस छोटा सा, मैंने लिखा सडनली आई सा अ टाइगर। क्या लिखा? सडनली आई सा अ टाइगर। अब वही बात कि सब्जेक्ट होगा जो कहाँ होगा? शुरू में ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। लेकिन ये सब्जेक्ट नहीं है, और ये बात तुम भी जानते हो कि सब्जेक्ट ये नहीं। सब्जेक्ट कौन है? आई। अगर तुम इसको सब्जेक्ट मान लोगे तो आई बुरा मान जाएगा, और जब आई बुरा मान गया तो ये यहाँ से चला गया, और जब चला गया तो सेंटेंस ही क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना, सब्जेक्ट शुरू में नहीं, सब्जेक्ट कहीं भी हो सकता है। सेंटेंस के बीच में, सेंटेंस के शुरू में, कहीं भी सब्जेक्ट हो सकता है। अब वो बात अलग है कि वो किस तरह का सब्जेक्ट है। ठीक है, तो मैंने लिखा मोहन इज अ गुड बॉय। मोहन इज अ गुड बॉय। मोहन अपने आप में क्या है सर? सब्जेक्ट है। कैसे पहचाना कि सब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए? नाउन। अब बताओ मोहन अपने आप में नाउन है या नहीं? बोलोगे सर हाँ। नाउन का मतलब क्या समझते हो? नाउन का मतलब किसी भी वस्तु का नाम। जब मैं और डिटेल में चर्चा करूंगा, जब पर्सनली मैं नाउन के बारे में चर्चा करूंगा, जब डिटेल में बात करूंगा नाउन के बारे में कि आखिर नाउन क्या है, बिल्कुल एकदम बेसिक से, तो साथ बनी रही है, साथ चलते रहे। तो मोहन अपने आप में क्या हुआ? नाउन। और मैंने कहा कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होने के लिए या सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होने के लिए सबसे पहले क्या ढूंढना तुम? नाउन। यानी क्या मिलना चाहिए? नाउन। अब मैंने एक और सेंटेंस लिखा, मैंने लिखा यहां ही इज अ गुड बॉय। ही इज अ गुड बॉय। अब देखो सर आपने तो कहा नाउन चाहिए, तो यहां ही क्या है? इसमें सब्जेक्ट। ये सर नाउन तो है ही नहीं, तो अभी आगे आ जाओ। मैंने कहा यदि नाउन नहीं मिले, मान लो कि सपोज करो घर पे तुम्हारे कोई आया और तुम्हारे घर पे पूछा कि बेटा पापा है क्या? तो बताओ अब नाउन यहाँ पर क्या है? पापा जी। मान लो सपोज करो, तो बोला सर पापा है क्या? तो तुमने कहा सर है, पापा है, आ जाओ अंदर, आ जाओ पापा जी से मिलो, तो वो मिल लिए नाउन से। अब सपोज करो पापा जी तुम्हारे चले गए कहीं और पीछे से कोई आ गया और पूछा कि बेटा पापा है क्या? तो बताओ अब पापा जी नहीं है। अब बताओ पापा जी जब नहीं है तो घर का मालिक कौन बन जाते हो? तुम ही बन जाते हो। नहीं कि बोलो मैं हूं ना, बोलो क्यों? क्योंकि पापा जी के बाद घर के मालिक कौन बने? तो तुम बने। तो इसी तरह यदि नाउन नहीं हो घर पे तो घर का मालिक कौन बन गया? यदि सेंटेंस में नाउन नहीं हो सब्जेक्ट की जगह, तो सेंटेंस में मालिक कौन बन गया? बोलकर सुना तो सर ये क्या है अपने आप में? ओह सर याद आ गया, क्या? प्रोनाउन। क्या है सर? प्रोनाउन। बात क्लियर हुई? तो नाउन नहीं मिले तो किसको ढूंढना? प्रोनाउन को ढूंढना। ठीक है, अब देखो आगे मैंने कहा नाउन किसका रोल कर रहा है? पापा जी का। अब पापा जी नहीं है तो घर के मालिक कौन बन गए? तुम। बोलोगे सर चलो मैं ही बन जाता हूं घर का मालिक। अब सपोज करो यदि प्रोनाउन भी सेंटेंस में नहीं है, जैसे मैंने लिखा वॉकिंग इज गुड। वॉकिंग इज गुड। अब देखो मैंने लिखा वॉकिंग इज गुड। अब बचपन से ही रटते आए तोते की तरह कि सब्जेक्ट है तो नाउन प्रोनाउन कुछ तो हो गई, लेकिन अब यहां ध्यान दो, ना तो यहां कोई नाउन है ना कोई प्रोनाउन है, तो सेंटेंस क्या हो जाना चाहिए? गलत हो जाना चाहिए। लेकिन सेंटेंस क्या है? एकदम राइट। आखिर वजह क्या है सर? तो देखो वजह मैंने कहा यदि नाउन नहीं मिले तो प्रोनाउन को ढूंढना। अगर प्रोनाउन नहीं मिले तो किसे ढूंढोगे? नाउन
इक्विवेलेंट, नाउन इक्विवेलेंट, नाउन के इक्वल, नाउन यानी नाम, और इक्वल, इक्विवेलेंट में एक वर्ड दिखाई दे रहा है इक्वल, इक्वल का मतलब समझते हो तुम, बोलो इक्वल यानी समान यानी के जैसा, तो किसके जैसा, नाउन के जैसा यानी नाउन के समान। अब एक छोटी सी बात समझो, घर पे तुम भी नहीं हो, पिताजी भी नहीं है, पिताजी के साथ तुम भी नहीं हो, तुम्हारा छोटा भाई है, तुम्हारा छोटा भाई है। अब घर पर तुम्हारे पूछा कि बेटा पापा जी है क्या, तो उसने बोला नहीं है, फिर वो उसको ढूंढेगा कि बेटा तुम्हारा बड़ा भाई है क्या, कि बोलो नहीं है, मैं हूं ना। अब जब तुम्हारे पापा भी घर पे नहीं है, बड़े भाई भी घर पे नहीं है, तो घर का मालिक कौन बन गया, तुम बन जाते हुए नहीं, कि बोलो मैं हूं ना। तो इसी तरह जब नाउन भी नहीं है और प्रोनाउन भी नहीं है, तो घर का मालिक यानी सेंटेंस का मालिक कौन बन गया, नाउन इक्विवेलेंट। और नाउन इक्विवेलेंट देखो कौन कौन सा है, मैंने लिखा जिरंट, नाउन के समान काम करने वाला, पहला मैंने लिखा जिरंट। अब बताओ जिरंट को यदि मैं जानने का प्रयास करूं तो जिरंट को कहा गया मैंने V1 प्लस ING। ध्यान रखना, इस दुनिया की कोई भी चीज जिसमें V1 प्लस ING यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लग रहा हो तो उसे नाम दिया, उसका वास्तविक अर्थ क्या है, जिरंट। आज तक तुम सिर्फ इसको वर्ब के रूप में ही पढ़ते हैं, लेकिन वर्ब के रूप में नहीं, वर्ब नहीं, ये जिरंट है। ये बात अलग है कि जिरंट दो तरह से काम करता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का भी, और साथ साथ वर्ब का भी काम करता है। V1 प्लस ING जिसे तुम V4 कहते हो, तो वही तो V4 है, V1 प्लस ING। तो जिरंट को ढूंढना। बताओ, मैंने कहा वॉकिंग, वॉकिंग में V1 है या नहीं, बोलो वॉक। ING है या नहीं, बोलो ING। तो वॉकिंग, वॉकिंग इज गुड। बताओ चलना अच्छा है या नहीं। अरे एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, मैंने कहा एक सिगरेट, सिगरेट जानते हो, सिगरेट पर लिखा होता है कि इस डिब्बे पर लिखा होता है कि स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग। अब बताओ वहां पर लिखा हुआ होता है कि स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। अब बताओ स्मोकिंग अपने आप में जिरंट है या नहीं, बोलो सर हाँ। तो बताओ सेंटेंस सही हुआ है या नहीं। अगर ये जिरंट ना होता, नाउन इक्विवेलेंट ना होता, केवल नाउन और प्रोनाउन ही होता, तो वो सिगरेट पे पैकेट पे लिखा हुआ सेंटेंस क्या होता, गलत होता। लेकिन वो सेंटेंस क्या है, वजह क्या है उसके सही होने की, सर वजह ये रही कि नाउन नहीं मिले तो प्रोनाउन, और प्रोनाउन भी नहीं मिले तो नाउन इक्विवेलेंट। और नाउन इक्विवेलेंट का काम कौन करता है, बोल कर सुना दो, जिरंट। जिरंट मैंने किसे कहा, V1 प्लस ING को। अब सपोज करो कि घर पर तुम भी नहीं हो, तुम्हारा छोटा भाई है, घर पर तुम भी नहीं हो, अब तुम्हारा भी छोटा भाई है। अब घर पर कोई पीछे से आया, पूछा बेटा पापा जी है, बोले सर नहीं है पापा। बोले बेटा तुम्हारे बड़े सबसे बड़े भैया हैं, बोले सर नहीं है, सबसे बड़ा भाई भी नहीं है घर पे। अब सब तुझसे बड़ा भाई है क्या, कि सर नहीं है, वो भी नहीं है, तो मैं हूं ना। अब उनका बाद, उनके जाने के बाद घर का मालिक कौन बन गए, तुम बन गए। यानी उन सभी के जाने के बाद नाउन भी चला गया, प्रोनाउन भी चला गया, जिरंट भी चला गया, तो अब घर का मालिक कौन बन गया, बोलकर सुना दो, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव। अब सर ये क्या है इन्फिनेटिव, तो देखो इन्फिनेटिव को यदि मैं डिफाइन करने का प्रयास करूं शॉर्ट एंड स्वीट में, तो मैंने कहा 2 प्लस V1। जहां भी 2 प्लस V1 वर्ब की फॉर्म दिख जाए और 2 प्लस V1 किसी भी सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट के रूप में मिलता है या ऑब्जेक्ट के रूप में मिलता है, तो 2 प्लस V1 जहां भी मिल जाए उसे ही नाम दिया मैंने क्या, नाउन इक्विवेलेंट का, इन्फिनेटिव का, और उसे ही कहा मैंने सब्जेक्ट। और जो सब्जेक्ट हो सकता है वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। जैसे मैंने अभी जिरंट कहा, तो बताओ वॉकिंग इज गुड, तो बताओ सब्जेक्ट है या नहीं वॉकिंग। अगर मैं इसी सेंटेंस को लिख दूं आगे बढ़ा के कि आई लाइक डांसिंग, आई लाइक डांसिंग। अब बताओ आई सब्जेक्ट है या नहीं, लाइक वर्ब है। अब बताओ डांसिंग किसका रोल कर रहा है यहाँ पे, बोलो सर ऑब्जेक्ट का। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तुम्हारा, कोई रूल मत रटो, कोई फंडा मत रटो, बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। अंग्रेजी भाषा की दुनिया में केवल 2 ही चीज होती है, पहला है कॉन्सेप्ट और दूसरा है फैक्ट। कॉन्सेप्ट ये रहा, फैक्ट की चर्चा मैं करूंगा समय रहते कभी बाद में, ठीक है। तो वॉकिंग इज गुड, यहाँ पर जिरंट किसका काम किया, सब्जेक्ट का, और यहाँ
पर डांसिंग वही जिरंड है, तो किसका काम किया? ऑब्जेक्ट का। अब ऐसे ही आ जाओ, मैंने लिखा टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। अब बताओ, टू वॉक, 2 + V1, बताओ इन्फिनिट है या नहीं? तो 2 + V1 क्या हुआ? इन्फिनिटिव। तो टू वॉक इज चलना, इसी जिरंड को मैंने चेंज कर दिया इन्फिनिटिव में। कैसे किया कि ing हटा दिया और इस ing की जगह इसके पहले क्या लगा दिया? टू। तो चेंज किस में हो गया? इन्फिनिटिव में। तो टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, चलना स्वास्थ्य के लिए क्या है? लाभदायक है। चलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अब जैसे यहाँ किसका काम किया है? सब्जेक्ट का। अब ऑब्जेक्ट के रूप में देख लो, जैसे कि मैंने लिखा आई वांट टू ईट, आई वॉन्ट टू ईट। अब बताओ 2 + V1 है या नहीं? 2 + V1 है या नहीं? बोलोगे सर हाँ। तो बताओ इन्फिनिटिव हुआ या नहीं? वांट वर्ब हुई नहीं, और वर्ब के बाद आने वाला शब्द क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर टू ईट किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। तो इस तरह से मैंने कहा जो सब्जेक्ट हो सकता है वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, जो सब्जेक्ट हो सकता है वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से सब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए? नाउन चाहिए। नाउन नहीं मिले तो प्रोनाउन चाहिए, प्रोनाउन भी नहीं मिले तो नाउन इक्विवेलेंट चाहिए। और नाउन इक्विवेलेंट कौन होता है? जिरंड या फिर इन्फिनिटिव होता है। तो अब सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम है? बोलो। अगर अभी कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और पूरे भारत में इसको फैला दो। थैंक यू, धन्यवाद।